अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं द क्वांटाइज्ड लीनियर ऑसिलेटर। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है। मे बी इसके मैं दो पार्ट्स बना दूं, मे बी एक ही में कवर कर दूं, तो आप इसको देखेंगे इंशाल्लाह। वी कंसीडर नेक्स्ट एन असेंबली। अब प्रीवियस हमने क्या देखा था? प्रीवियस हमने द प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी देखा था कि थर्मोडायनेमिक्स में उसको प्रूव किया था कि पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास जो एनर्जी होती है वो kT/2 होती है। We consider next an assembly of n identical linear oscillators. अब हम क्या है अज्यूम करते हैं n identical linear oscillators. Identical मतलब है कि वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं सब। अज्यूम डिस्टिंग्विशेबल। अब देखें वो डिस्टिंग्विशेबल भी हैं और आइडेंटिकल भी हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? अब देखें, हम एक कोई भी एटम लेते हैं और उसको क्या है एक ऑसिलेटर कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर हमें पता है कि लेटेस कोई एटम लेटेस पे होता है, उसके लेटेस स्ट्रक्चर तो हमें नोन होता है, जिसकी वजह से हम उसको डिस्टिंग्विशेबल ले सकते हैं, सो दैट वी कैन यूज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। और अगर हमारे पास डिस्टिंग्विशेबल एटम्स हों तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ सच एन असेंबली फॉर्म द बेसिस ऑफ द theory of the specific heat capacity of polyatomic gases and of solids. अब देखें, ये प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या करती हैं? फॉर्म, ठीक है, बेस, उसकी बेस बनाती हैं किस चीज़ की? थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, ठीक है, ऑफ पॉली एटॉमिक। अब पॉली एटॉमिक क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास कुछ तीन किस्म की गैसेस होती हैं। एक होती है मोनो एटॉमिक, ठीक है, फिर होती है डाई एटॉमिक, और फिर होती है पॉली एटॉमिक, उससे ज़्यादा, ठीक है, गैसेस and of solids. A linear oscillator is a particle constrained to move along a straight line, ठीक है, and acted by a restoring force. अब देखें, एक लीनियर ऑसिलेटर है, वो हमारे पास कंस्ट्रेंड है एक, फॉर एग्जांपल एक बॉक्स में, ठीक है, तो वो एक एक्सिस, सिर्फ एक एक्सिस पे मूव कर सकता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा? जाएगा सामने, ठीक है, किसी वॉल से टकरा कर फिर वापस आ जाएगा। तो वो क्या है? एज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जैसे हमने कंसिडर करी थी उसी तरह की उसकी मोशन होगी, जिसको हम क्या है, हुक्स लॉ हमने पढ़ा था, F इजिकल टू माइनस के एक्स, उससे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और F होता है एम ए की इक्वल, और A होता है डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर। तो हम इसको इस तरह इक्वलाइज कर सकते हैं। इफ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन एंड रिलीज्ड, अगर हमारे पास पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है तो पहले पहले वो रेस्ट पे होता है, और अगर हम उसकी पोजीशन को क्या है डिस्प्लेस करते हैं, उसकी पोजीशन को थोड़ा चेंज करते हैं, और देन उसको किसी पॉइंट पे जाकर रिलीज कर देते हैं, तो पार्टिकल क्या करेगा? अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द ऑसिलेट करेगा, जैसा कि हमारे पास स्प्रिंग वाला सिस्टम था जिस पे हमने मैस सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस था, ठीक है, वही सेम केस यहाँ पे भी होगा, ठीक है। पार्टिकल की बात हो रही है। और सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हमने बाकायदा ये भी पढ़ा था कि जो एटम्स हैं वो आपस में क्या है, एक स्प्रिंग की मदद से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं कोर्स में। तो अब देखें, फ्रीक्वेंसी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होती है? ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k/m, और ओमेगा होता है 2π v के इक्वल, तो यहाँ से 2π न्यू, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी, ये लीनियर फ्रीक्वेंसी है और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। तो लीनियर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/2π अंडर रूट k/m। अंडर रूट k/m हमारे पास क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है। अब देखें, द फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ओनली ऑन k एंड m। 2π तो कांस्टेंट है। अब k हमारे पास किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वहाँ पे तो हमने स्प्रिंग कांस्टेंट कहा था, और यहाँ पे दूसरा k क्या है? k पे डिपेंड करता है एंड m पे डिपेंड करता है मैस पे, ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वाइल वी नो दैट फॉर दिस टाइप ऑफ सिस्टम, अब देखें, अगर हमारे पास इस तरह का सिस्टम होता था, अब हम एनालॉजी कौन सी यूज़ कर रहे हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस की एनालॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ जो एनर्जी यूज़ करते थे, यहाँ भी एनर्जी वही यूज़ करेंगे जो कि हमने वहाँ पे क्या एनर्जी लेते थे? पोटेंशियल एनर्जी 1/2 k(x)m², ठीक है। अब देखें, हम वैसे तो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी टोटल का मजमुआ होती है,
लेकिन जैसे ही हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे वो बॉडी पहुंचती थी तो उसकी सारी एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है, और वो जब मीन पोजीशन से गुजरता है मीन विद मैक्सिमम वेलोसिटी तो उसकी सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इस तरह हमने इस रिलेशन को फॉर्म किया है, बनाया है। सो वी कैन राइट एनर्जी ई फ्रॉम द सिस्टम। अब देखें हम ये कौन सा केस ले रहे हैं, हम सिर्फ वो केस ले रहे हैं जिस पे जो पार्टिकल है वो अपनी मैक्सिमम, अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, वो केस ले रहे हैं। तो वहाँ पे पार्टिकल की एनर्जी है वो 1/2 के एक्स एम स्क्र होगी। यहाँ से एक्स एम स्क्र की वैल्यू आ जाएगी 2E/k। ठीक है, अब इसको मैं इक्वेशन 1 कह दिया है। While we know that for the relation of energy in quantum mechanics, और क्वांटम मैकेनिक्स में भी हम ये रिलेशन देख चुके हैं कि क्वांटाइज एनर्जी का क्या रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू एन जे प्लस 1/2 इंटू एच न्यू। ठीक है, अब दोनों एनर्जीज के रिलेशन को हम क्या है कंबाइन कर लेते हैं। अब ये वाला ई एनर्जी का जो रिलेशन है वो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन 1 में इंसर्ट कर देता हूँ। तो हमारे पास क्या है एक्स एम स्क्वायर की क्या वैल्यू बन जाएगी, कुछ इस तरह की वैल्यू बन जाएगी। सिंपल से स्टेप्स हैं, एच न्यू बाय के। ठीक है, और न्यू की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1/2π√k/m, वही पुट कर दी है। ठीक है, बाकी इसमें क्या है कोई ज़्यादा वर्क नहीं किया हुआ। अब यहाँ पे देखें एक छोटा सा स्टेप है जो कि आप लोगों को समझना में क्या है ज़रूरी समझना चाहिए। अब यहाँ पे जो k था, ठीक है, इसको मैं अंदर ले आया हूँ। अब अगर मैं इसको k को √k² लिख दूँ तो वो भी सेम बात होगी। ठीक है, अगर मैं इस वैल्यू पे लगा दूँ, ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर भी है और इसका स्क्वायर भी है तो वो सेम बात होगी। ठीक है, तो इसी तरह उस स्क्वायर रूट वाले के को मैं इस अंडर रूट के अंदर लेके आ सकता हूँ, तो ये एक के साथ एक के कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू बन जाएगी 1/1/km। ठीक हो गया, बाकी चीज़ें एज इट इज़ हैं जैसा हमारे पास थी, सिर्फ 2 के साथ क्या है 2 कैंसिल हुआ है, h/π एज इट इज़। अब इसको मैं इक्वेशन 2 का नेम दे देता हूँ, क्यों, क्योंकि ये हम एक्स एम स्क्वायर की वैल्यू आगे यूज़ करने वाले हैं। while for the Maxwell Boltzmann distribution the partition function of the assembly is given as। अब देखें पार्टीशन फंक्शन हम उसका लिखेंगे, यहाँ पे जी जे था तो जी जे को हमने 1 लिख दिया है। क्यों, क्योंकि फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर जी जे हमारे पास 1 होता है। हार्मोनिक ऑसिलेटर हम ले रहे हैं तो वो क्या है एक 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में मूव कर रहा है, क्या है हमने ये एजम्पशन ली हुई है, तो उसके लिए जी जे हम क्या है 1 ही रखेंगे। तो ये सिंपली मैंने पार्टीशन फंक्शन को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है उसकी एनर्जी को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, और एनर्जी रिप्लेस करने के बाद अब हमने इसको क्या है सिंपली सॉल्व करना है। हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि जो h/k t है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, z, स्मॉल z के इक्वल है। पार्टीशन फंक्शन को कैपिटल जी से डिनोट किया हुआ है और इसको स्मॉल जी से। तो अब देखें समेशन ओवर j है। अब इस एक्सपोनेंशियल को मैं क्या कर देता हूँ एन जे की डिफरेंट वैल्यूज के लिए खोल देते हैं। n इज इक्वल टू 0 पे क्या बनेगा, ये एक्सपोनेंशियल ऑफ -z/2, और 1 पुट करेंगे तो ये 3/2 बन जाएगा, तो e की पावर -3z/2, e की पावर -5, और इसी तरह ये चलती जाएगी। अब इसमें से अगर मैं कॉमन ले लूँ e की पावर -z/2 तो पहली टर्म आ जाएगी 1 प्लस दूसरी टर्म आ जाएगी e की पावर -z। ये कैसे आई है, क्योंकि हमें पता है मल्टीप्लिकेशन में जो पावर हैं वो ऐड अप होती हैं। अगर देखें मैं इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो इसकी जो टर्म की पावर हैं वो ऐड होंगी, मींस -z/2 -z, तो ये बनेगा -3z/2। तो ये अगर कॉमन लेंगे तो यही स्टेप्स आएंगे, अगर आप इनको अगेन मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अब इसको मैं इक्वेशन 3 का नेम दे देता हूँ। अब देखें जो ये चीज़ है ना, ये हमारे पास क्या है इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। ठीक है, इन्फिनाइट सम बन रहा है। अगर हमारे पास इन्फिनाइट सम बन रहा हो तो उसको हम क्या है एक जनरल फार्मूला यूज़ करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। उसका जनरल सोल्यूशन क्या है, s इज इक्वल टू a/1 - r।
एस यहाँ पे क्या है, उसका सम है, और ए हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है, और आर उनकी कॉमन रेशियो है। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है, और कॉमन रेशियो वो हमारे पास क्या है, ई की पावर माइनस जी आएगी। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, देखें इस टर्म को इसके साथ डिवाइड कर दें, ठीक है, इस टर्म पे इसको डिवाइड करेंगे तो ई की पावर माइनस जी आएगा, ठीक है, इस टर्म पे ये वाली पीछे वाली डिवाइड कर दें तो ई की पावर माइनस जी बटा 1, ई की पावर माइनस जी ही आ जाएगा। इसी तरह जितनी भी टर्म्स हैं, हर नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस से डिवाइड करते जाएंगे तो कॉमन रेशियो क्या आएगी, ई के पावर माइनस जी ही आएगी। तो इस इन्फिनाइट सम को हम क्या है, इस तरह रिप्लेस कर सकते हैं, 1/1 माइनस ई की पावर माइनस जी। अब देखें, अब इसको मैंने इक्वेशन 3 का नेम दिया था, तो इसकी जगह मैं ये वाली इक्वेशन इंसर्ट कर दूंगा। अब ये वाली इक्वेशन इंसर्ट कर दी तो z की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, ई की पावर माइनस जी बाई 2/1 माइनस ई की पावर माइनस जी। अब देखें हमने z को किस चीज़ से लेट किया था, वो किया है एच न्यू बाई के टी के इक्वल है, तो हम उसकी वैल्यू क्या है, रिप्लेस कर देंगे। तो पार्टीशन फंक्शन का हमारे पास कुछ इस तरह का रिलेशन आ जाएगा। अब देखें पार्टीशन फंक्शन का रिलेशन हम निकाल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हम कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर डिफाइन करवा रहे हैं, ठीक है, क्या डिफाइन करवा रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। The temperature at which Kt is equal to h nu is called the characteristic temperature of the assembly and is replaced by theta. अब अगर Kt is equal to h nu हो, ये एक स्पेशल केस है, तभी हम जो यहाँ पे टेम्परेचर T होगा उसको हम कह देंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर है, और उसको थीटा के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो इस रिलेशन को हम लिखेंगे K थीटा इज इक्वल टू एच न्यू एंड थीटा इज इक्वल टू एच न्यू बाई के, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर आ गया। अब इसको हम इक्वेशन 4 में रिप्लेस कर देंगे, जहां जहां पे एच न्यू बाई के है उसको थीटा के साथ रिप्लेस कर देंगे, तो इक्वेशन 4 हमारे पास इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर आ जाएगी, ठीक है। अब हमने इसको इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर कर लिया, वेयर कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन फ्रिक्वेंसी। अब देखें यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर का एच भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, तो ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। वाइल वी नो दैट रिलेशन बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड पार्टीशन फंक्शन। अब देखें जो हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स और पार्टीशन फंक्शन का रिलेशन था वो हम यूज़ करेंगे। ये ऑलरेडी हम पीछे रिलेशन डिराइव कर चुके हैं, उसी रिलेशन को हम यूज़ करेंगे। अब फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस देख रहे हैं तो जी जे इज इक्वल टू 1 है। अगर जी जे यहाँ पे मैं 1 पुट कर दूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये वाला एन इधर का डिवाइड हो जाएगा, तो एन जे बाई एन इज इक्वल टू 1 बाई जी एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस वन। अब यहाँ पे एनर्जी का रिलेशन हमें पता है, वो यहाँ पे पुट कर देंगे और z की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर देंगे। ये 1 बाई जी है तो z की वैल्यू का रेसिप्रोकल यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो z की वैल्यू का रेसिप्रोकल मैंने यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा लें, ज़्यादा बेहतर लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली एनर्जी की वैल्यू पुट कर दी है। अब एच न्यू बाई के थीटा के इक्वल है तो इसको मैं थीटा बाई टी लिख दिया है, और बाकी एज इट इज़ इधर एज पहले ही कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर की फॉर्म में हमने वेरिएबल्स लिए हुए हैं। अब हमने इसको करना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो ये है दो ऐड हो रही हैं टर्म्स, तो इसको माइनस एन जे थीटा बाई टी में लिख सकता हूँ एंड माइनस थीटा बाई 2t। और एक्सपोनेंशियल पे क्या है, अगर दो टर्म्स प्लस या माइनस हो रही हो तो हम एक्सपोनेंशियल में उनको अलग-अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 और एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 बनेगा एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 + 1। और इसी तरह ये दो टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं तो इनको अलग-अलग एक्सपोनेंशियल में हम लिख सकते हैं। और यहाँ से ये देखें ये दो सेम टर्म्स हैं तो इनको आपस में कैंसिल कर देंगे, तो रिलेशन ये हमारे पास एन जे बाई एन कुछ इस तरह बन जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 6 कह दिया है। अब एट एनी टेम्परेचर टी द ऑक्यूपेशन नंबर डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली। अब देखें एन जे की हम वैल्यूज देते जाएंगे तो क्या है, ये विद माइनस साइन है एक्सपोनेंशियल का साइन, तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता जाएगा एवरेज ऑक्यूपेशन नंबर एंड डिक्रीजेज मोर रैपिडली द लोअर टेम्परेचर। अब देखें टेम्परेचर हमारे पास लो होता जाएगा, टेम्परेचर लो होता जाएगा तो ये हमारे पास देखें टेम्परेचर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब टेम्परेचर अगर यहाँ पे मैं अगर 0 रख दूँ तो ये सारी वैल्यू इन्फिनिटी बन जाएगी, तो इन्फिनिटी
क्या है माइनस इन्फिनिटी बन जाएगी, तो ज़्यादा जल्दी मीन्स फॉल आएगा। इसी तरह अगर मैं वैसे कह दिया है ज़ीरो, लेकिन लो टेम्परेचर की बात हो रही है कि वो हमारे पास क्या है मोर रैपिडली डिक्रीज करेगा द लोअर टेम्परेचर। नाउ वी विल सी डिफरेंट केस ऑफ करेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर। अब हम क्या है करेक्टरिस्टिक टेम्परेचर के डिफरेंट केसेस देखेंगे। ये रिलेशन हमने फाइंड कर लिया है। अब पहला केस हम ले लेते हैं कि टी और थीटा अगर आपस में इक्वल हों, ये है टेम्परेचर सिस्टम का और ये है करेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। अगर करेक्टरिस्टिक टेम्परेचर और टेम्परेचर आपस में दोनों इक्वल हों तब हमारे पास क्या होगा। अब देखें इस इक्वेशन में सारी जगह थीटा बाय टी का रिलेशन है, तो हम इस टर्म से थीटा बाय टी की वैल्यू निकालेंगे जो कि 1 आएगी। तो इक्वेशन 6 में जहाँ भी थीटा बाय टी है उसकी जगह हम 1 पुट कर देंगे तो रिलेशन कुछ इस तरह आ जाएगा। अब देखें इसको मैं ई की पावर -1 को मैं 1 बाई ई लिख सकता हूँ और एलसीएम लेकर मैं इसको लिख सकता हूँ ई -1 ओवर ई इंटू ई की पावर -nj। ये एज इट इज़ है, ठीक है। अब देखें ई की वैल्यू होती है 2.718। अगर ये यहाँ पे इंसर्ट कर दी जाए, ये यहाँ पे इंसर्ट कर दी जाए तो इससे आगे जो इसके स्पेशल केसेस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे इंशाल्लाह कि टी इज इक्वल टू थीटा पे क्या होता है, टी इज इक्वल टू थीटा पे, टी इज इक्वल टू थीटा बाय 2 पे। ये सारे एक्सप्रेशन हम क्या है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और इसका कॉन्सिक्वेंस भी निकालेंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।